इस एक्सप्लेनर में आपका खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। हम देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का ये इंतहाई अहम शोबा किसी पुरसुकून और खामोश लैब में आराम से बैठकर नहीं बना, बल्कि इसे बाहर की दुनिया के शदीद, हंगामी और हकीकी हालात ने तेजी से शक्ल दी। दोस्तों, ये कोई आम साइंसी सफ़र नहीं है, ये इंसानियत को दरपेश बहरानों का जवाब देने की एक ज़बरदस्त कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां ज़रूरत ने वाकई ईजाद को जन्म दिया। तो चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे फील्ड को तश्कील देने वाले अवामिल पर, असेसमेंट के उरूज पर, अवाम की टेस्टिंग, रिसर्च का इनकलाब, डेटा बमुकाबला विजदान और आखिर में ज़रूरत के तहत तरक्की। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फील्ड को तश्कील देने वाले अवामिल। अब ज़रा इस स्लाइड पर गौर करें। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प डेमोग्राफिक शिफ्ट या आबादियाती तब्दीली दिखाती है। देखिए, 1917 में इस फील्ड में माहिरीन की कुल तादाद में सिर्फ 13% ख़वातीन थीं, यानी ये तकरीबन मर्दों के गलबे वाला शोबा था। लेकिन 1994 आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। नए डॉक्टरेट दाखिलों में 58.7% के साथ ये फील्ड वाज़े तौर पर ख़वातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल हो चुकी थी। और ये सिर्फ आदात और शुमार की बात नहीं है, इस तब्दीली ने फील्ड के मिजाज और काम करने के अंदाज को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। वक्त के साथ साथ क्लिनिकल माहिरीन नफ्सियात ने ये 4 अलग अलग और बुनियादी किरदार अपना लिए। रिसर्च के जरिए उन्होंने नफ्सियाती अमराज को समझा, असेसमेंट से उन्होंने इनफरादी जहनी खसूसियात को मापा, इलाज से उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से लोगों की तकलीफ दूर की, और तदारुक या प्रिवेंशन के जरिए बीमारी आने से पहले ही उसकी रोकथाम पर काम किया। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये सब अचानक खुद से शुरू नहीं कर दिया था, बल्कि इन्होंने ये जिम्मेदारियां इसलिए अपनाई क्योंकि मुआशरे को इनकी अशद ज़रूरत थी। सोसाइटी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, असेसमेंट का उरूज, यानी जहन को मापने की ज़रूरत कैसे पैदा हुई। ये इक़्तिबास बहुत कुछ बयान करता है। 1904 के फ्रांस में एक तालीमी और ब्यूरोक्रेटिक मसला दरपेश था। वहाँ के वज़ीर तालीम ये यकीनी बनाना चाहते थे कि जिन बच्चों की जहनी सलाहियतें महदूद हैं उन्हें भी तालीम मिले, उन्हें पीछे ना छोड़ा जाए। अब इस अमरी मसले ने मशहूर माहिर नफ्सियात एल्फ्रेड बने के लिए एक ट्रिगर का काम किया। उन्होंने पहली बार बच्चों की सीखने की सलाहियत को बाकायदा मापने का तरीका बनाया, और बस वहीं से फॉर्मल असेसमेंट का आगाज हो गया। इस टाइमलाइन को देखिए, तरक्की कितनी तेजी से हुई। पेरिस में अल्फ्रेड बिने के 30 सवालात वाले इब्तिदाई टेस्ट से शुरू होने वाला ये सिलसिला जल्द ही अमेरिका पहुंच गया, जहां 1916 में स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बना। फिर पहली जंग अजीम में आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट आए, और फिर 1943 में मशहूर ज़माना MMP आए। जरा सोचिए, एक मुकामी स्कूल का मसला चंद ही दहाइयों में एक ग्लोबल साइंटिफिक स्टैंडर्ड बन चुका था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अवाम की टेस्टिंग। ये वो वक्त था जब असेसमेंट की मांग आसमान से बातें करने लगी थी। 10 लाख। जी हाँ, 1917 में जब अमेरिका पहली जंग अजीम में शामिल हुआ तो उनकी फौज को अचानक 10 लाख से ज्यादा नौजवानों की जहनी सलाहियतों का जायजा लेने की जरूरत पड़ गई। उन्हें यह तय करना था कि कौन फ्रंट लाइन पर जाएगा और किस में ऑफिसर बनने की सलाहियत है। ये इतना बड़ा और हंगामी टास्क था कि इस वक्त के आम डॉक्टर्स या फिजिशियंस इसके लिए बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं थे। तो इस हंगामी हालत में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सदर रॉबर्ट यर्क्स और उनकी टीम ने बेमिसाल तेजी से काम किया। उन्होंने 2 ऐसे टेस्ट बनाए जो बेवक्त हजारों लोगों से लिए जा सकते थे। आर्मी अल्फा पढ़े लिखे लोगों के लिए था जो अंग्रेजी जानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर कुन चीज आर्मी बीटा की इजाद थी। ये उन हजारों नौजवानों के लिए एक नॉन वर्बल टेस्ट था जो या तो अनपढ़ थे या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इस एक जबरदस्त कामयाबी ने माहिरीन नफ्सियात को हमेशा के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी पैमाइश का एक्सपर्ट बना दिया। जंग के दौरान मिलने वाली इस कामयाबी ने फील्ड को रातों रात मशहूर कर दिया। अब सिर्फ फौज को नहीं, तालीमी इदारों और सनतों को भी ऐसे ही टूल्स चाहिए थे। नतीजा, अगली 2 दहाइयों में इंटेलिजेंस, वोकेशनल स्किल्स और पर्सनालिटी टेस्ट का एक सैलाब आ गया। 1940 तक आते आते 500 से ज़्यादा नए नफ्सियाती टेस्ट वजूद में आ चुके थे। इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, रिसर्च का इनकलाब। अब जब माहिरीन इतने बड़े पैमाने पर असेसमेंट और इलाज कर रहे थे तो एक इंतहाई अहम सवाल सामने आया, क्या ये नए तरीके वाकई काम भी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्लिनिकल रिसर्च का दायरा अचानक बहुत वसी हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने सिर्फ थेरेपी पर फोकस नहीं किया, बल्कि एपिडेमियोलॉजी, बीमारियों की वजूहात, न्यूरोसाइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी जैसे नए मैदानों में कदम रखा। इस सब ने मिलकर एक ठोस और मुस्तनद साइंसी इल्म की बुनियाद रखी। और यहाँ दोस्तों एक धमाका हुआ।
1952 में हैंस आइजेनिक ने एक ऐसा डेटा पब्लिश किया जिसने सबको हिला के रख दिया। देखिए, फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस से इलाज करवाने वालों की सेहतयाबी की शरह महज 44% थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि जिन लोगों ने किसी भी किस्म का कोई इलाज ही नहीं करवाया, जी हां, जीरो ट्रीटमेंट, उनमें खुद ब खुद ठीक होने की शरह 72% थी। ये नंबर देखें, ये किसी भी इलाज से ज्यादा है। जाहिर है ऐसी बात पर तो बवाल मचना ही था। हालांकि आज हम जानते हैं कि मॉडर्न थेरेपीज बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन ऑस्निक के इस सख्त तनकीद ने असल में एक चंगारी का काम किया। इस तनाज़े ने माहिरीन को मजबूर किया कि वो महज पुराने मफरूज़ों पर यकीन करना छोड़ें, हवा में तीर चलाना बंद करें। उन्होंने अपने तरीक़ों का सख्ती से जायज़ा लेना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज हम इंतहाई मौसर और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसने रास्ता हमवार किया हमारे अगले सेक्शन के लिए, डेटा बमुकाबला विजदान यानी इंट्यूशन। साइंसी शवाहिद की तरफ इस सफ़र ने 1950 की दहाई में एक और बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। 1954 में माहिर नफ्सियात पॉल मेहेल ने एक किताब शाये की जिसने इन दो तरीक़ों के बीच एक मैदान जंग सजा दिया। एक तरफ थी क्लिनिकल पेशगोई, जहां एक क्लिनिशियन अपने ज़ाती तजुर्बे, जजमेंट और विजदान पर फैसला करता है, और दूसरी तरफ थी शुमारियाती पेशगोई, जहां फैसला बड़े सैंपल्स और ठोस स्टैटिस्टिकल डेटा की बुनियाद पर होता है। पॉल मेहेल ने एक ऐसी बात साबित की जो आज भी बहुत से लोगों के लिए हजम करना मुश्किल है। उन्होंने ये साबित किया कि बड़े पैमाने पर जमा किया गया ठोस और बेलाग डेटा हमेशा, जी हां, हमेशा किसी भी इनफरादी माहिर की गट फीलिंग या एहसासात से कहीं ज्यादा बेहतर और दुरुस्त पेशगोई करता है। बेलाग डेटा ने इंसान की इनफरादी जजमेंट को मात दे दी थी, और हैरानी की बात यह है कि ये मुतनाज़ा हकीकत आज के दौर में भी उतनी ही सच मानी जाती है। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ज़रूरत के तहत तरक्की। अगर हम इन तमाम तारीखी कड़ियों को जोड़ें तो पूरी कहानी समझ आती है। जैसा कि इस इख्तिबास में बताया गया है, इस फील्ड की तरक्की की रफ्तार ने कई बार उसकी अपनी साइंसी बुनियादों को पीछे छोड़ दिया। पेरिस के स्कूलों से लेकर पहली जंग अजीम के मैदानों तक ताकतवर समाजी हालात ने माहिरीन को हमेशा इस बात पर मजबूर किया कि वो फौरी एक्शन लें। उन्हें नए हल ढूंढने पड़े इससे पहले कि उनकी साइंस पूरी तरह पुख्ता हो सके। वो बस वक्त और ज़रूरत के साथ एक कैचअप गेम खेलते रहे। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर हैं, तो ज़रा इस शानदार तारीख के बारे में सोचिए और ख़ुद से पूछिए, आज के दौर में ऐसी कौन सी ताकतवर समाजी क़ुव्वतें हैं जो नफ्सियात को बिल्कुल नए और नामालूम रास्तों की तरफ धकेल रही हैं? कौन से ऐसे नए बहरान हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को उसके अगले अजीम सफ़र के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये वाकई एक बेहद दिलचस्प और काबिल गौर सवाल है।